नमस्कार सभी को। दोस्तों, इस समय भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जब से ये देश बना है तब से लेके अभी तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ ढाका की गलियों में इंडिया आउट के नारे सुनाई दे रहे हैं, भारतीयों के लिए वीजा सेवाएं बंद की जा रही हैं, उसमें कटौती की जा रही है, यहाँ तक कि आईपीएल का जो प्रसारण है उसको भी बांग्लादेश ने बैन कर दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश अपनी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन बचाने के लिए भारत के दरवाजे भी खटखटा रहा है। हुआ ये है कि बांग्लादेश ने भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी से करीब 1,80,000 टन डीजल मांगने की बड़ी डील को अपने यहाँ से मंजूरी दे दी है। ये सौदा अगर मैं आपको टका में बताऊं तो 14.62 अरब टका का है। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि बांग्लादेश ने तो अपने यहाँ से अप्रूवल दे दिया कि हाँ, हम इंडिया से डीजल खरीदेंगे, लेकिन क्या भारत को एक ऐसे देश को डीजल सप्लाई करना चाहिए जो हमें लगातार आंखें दिखा रहा है, या इस डील को शुरू होने से पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए, या फिर इस डील से भारत को भी कुछ हासिल हो सकता है? इसकी पूरी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे। पर हमेशा की तरह सबसे पहले हम फैक्ट्स पे नजर डालते हैं। देखिए, 6 जनवरी को ढाका में एक एडवाइजरी कमेटी ऑन गवर्नमेंट परचेस की मीटिंग हुई और इस मीटिंग में फैसला ये लिया गया कि बांग्लादेश का जो पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है बीपीसी, वो भारत के असम में स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी से पूरे साल के लिए, यानी कि 1 जनवरी 2026 से दिसंबर 2026 तक के लिए 1.8 लाख मीट्रिक टन का हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट करेगा, भारत से खरीदेगा, जिसकी कीमत अभी मैंने आपको टका में बताई थी। अगर डॉलर में बात करें तो 119 मिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है। और ये डीजल बांग्लादेश में उसी ऐतिहासिक इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो बनी थी उसी के थ्रू आएगा। इस पाइपलाइन को 2023 में शुरू किया गया था, जो करीब 131 किलोमीटर लंबा है और जिसमें से 126 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा बांग्लादेश में है और केवल 5 किलोमीटर भारत में है। यानी कि ये पाइपलाइन टोटली बांग्लादेश की मदद के लिए बनाया गया था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इसे बनाने का जो खर्च आया था करीब 377 करोड़ रुपए, वो भारत सरकार की तिजोरी से गया था। अब आप खुद सोच के देखिए, जिस पाइपलाइन के लिए पैसा भारत ने लगाया, जिस रिफाइनरी से डीजल भारत का जा रहा है, उसी भारत के नागरिकों के लिए आज बांग्लादेश में वीजा पाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जब इनको मदद चाहिए तो ये भारत का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिश्ते बिगड़े हैं उसमें यूनुस का योगदान आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा है। लगातार वो एंटी इंडिया फैसले लेते नजर आ रहे हैं। वीजा रिस्ट्रिक्शन बस एक शुरुआत थी, इसके बाद आईपीएल भी बैन किया गया। हाँ, ये अलग बात है कि आईपीएल का राइट्स जिसने वहां पे खरीदा था, जो उनके लोकल ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने पैसा तो दे दिया था, पर अब उनको विज्ञापन से कोई कमाई नहीं होगी, तो ले दे के इससे बांग्लादेश का ही नुकसान हुआ। लेकिन उस कॉस्ट पे भी यूनुस जाते जाते भारत से रिश्ते इतना खराब कर देना चाहते हैं कि उसको वापस से सुधरने में 10 को लग जाए। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जब बांग्लादेश भारत के अगेंस्ट इतना हॉस्टाइल हो चुका है तो फिर भारत से डीजल भी क्यों खरीद रहा है? क्या उसे कहीं और से तेल नहीं मिल सकता? तो जवाब है कि मिल सकता है, लेकिन बहुत महंगा मिलेगा। अगर बांग्लादेश समुद्र के रास्ते सिंगापुर से या अरब देशों से डीजल मंगाता है तो उसे कम से कम $8 प्रति बैरल अतिरिक्त लॉजिस्टिक खर्च देना होगा, जो उसको वहां से लाने का खर्च होता है। इसके अलावा जो बांग्लादेश का चिटगांव पोर्ट है, वहां पे ऑलरेडी जहाजों की बहुत भारी भीड़ होती है। वहां पे अगर ये तेल के भी जहाज उतरने लगे तो और ज्यादा दिक्कत होगी। और फिर उस तेल को बांग्लादेश के जो उत्तरी जिले हैं पूरे बांग्लादेश में पहुंचाना किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर जब हम भारत की पाइपलाइन की बात करते हैं तो उससे सीधे भारत के सिलीगुड़ी से बांग्लादेश के पार्वतीपुर तक पहुंचता है। इसमें ना तो रास्ते में तेल की चोरी होने का डर रहता है, ना तो वैगन की कमी होती है, ना कोई ट्रांसपोर्ट का झंझट। ऊपर से भारत का जो प्रीमियम चार्ज है वो भी बहुत ज्यादा कम है, $5.5 प्रति बैरल। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बांग्लादेश भारत का दोस्त बनकर तेल नहीं खरीद रहा है, बल्कि अपनी इकोनॉमिक बैंकरप्सी और कंगाली की वजह से मजबूर होकर भारत से तेल खरीद रहा है। तो ठीक है, ये बांग्लादेश की मजबूरी है कि उसको पैसे बचाने हैं, इसलिए वो भारत से तेल खरीद रहा है। लेकिन भारत की क्या मजबूरी है जो भारत इस डील को कैंसिल नहीं कर रहा है, बांग्लादेश को तेल बेचने के लिए तैयार है? तो देखिए, इसके कई सारे रीजन है। सबसे पहले तकनीकी रूप से अगर हम देखें तो ये सप्लाई 2017 में हुए 15 साल के लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत हो रही है और भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पे अपने कॉन्ट्रैक्ट्स का सम्मान करता है। और इसके अलावा इस डील से जो हमारी असम में नुमालीगढ़ी रिफाइनरी है, जहां से ये तेल जाएगा, वो रिफाइनरी भी अपनी क्षमता 3 गुना बढ़ा रही है। तो उसके लिए भी बांग्लादेश का अगर मार्केट मिल रहा है तो बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा इस रिफाइनरी में असम सरकार का भी 24% स्टेक है। तो कुल मिला जुला के इस डील से जो फायदा होगा उसका एक हिस्सा असम सरकार यानी कि असम के विकास के लिए जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी इस बात से नकारा नहीं जा सकता कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के पास एक एनर्जी लेवरेज तो है, क्योंकि जब आप किसी देश की जो एनर्जी नीड्स है उसका बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं तो हमेशा टेबल पे आप भारी रहते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये भारत की उदारता है कि हम इसको एक लेवरेज की तरह यूज नहीं कर रहे हैं। ये बस एक जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर हमारी मैच्योरिटी को दिखाता है। लेकिन वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वो केवल भारत से रिश्ते खराब नहीं कर रहा है, बल्कि लगातार पाकिस्तान के भी करीब जा रहा है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं
कि बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करने जा रहा है और उसके थ्रू ये पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट्स है उसको खरीद सकते हैं। यानी एक तरफ आप पाकिस्तान से जंग के हथियार खरीदना चाहते हैं जो खुद उधारी पे जी रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपनी जनता को अंधेरे और भुखमरी से बचाने के लिए जब आपको जरूरत होती है तब आप भारत का दरवाजा खटखटाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि पाकिस्तान का जो JF-17 फाइटर जेट्स है वो बहुत अच्छा है, बहुत डिमांडिंग है। म्यांमार का उदाहरण सामने खड़ा है। म्यांमार ने भी पाकिस्तान से JF-17 खरीदा था और आज वो विमान म्यांमार में ही कहीं खड़े होकर धूल फांक रहे हैं अपनी तकनीकी खामियों के कारण। इसके अलावा दूसरा एंगल चाइना का भी है, क्योंकि वो भी मौके के ताक में है। अगर भारत ने अपनी एनर्जी सप्लाई बांग्लादेश में रोक दी तो चाइना तुरंत अपना डेट ट्रैप का डिप्लोमेसी लेके कूद पड़ेगा। इसीलिए शायद भारत अभी अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है ताकि बांग्लादेश की जनता भी ये चीज समझ ले कि भारत उनका दुश्मन नहीं है और असली संकट के समय में भारत ही खड़ा होता है, ना दूर बैठा पाकिस्तान सामने आता है, ना डेट ट्रैप लिए हुए चाइना। अगर हम बांग्लादेश के उत्तरी हिस्से की बात करें जहां पे खेती के लिए डीजल की भारी मांग होती है, वहां पे ये सप्लाई बहुत क्रिटिकल है। अगर भारत एन मौके पे सप्लाई बंद कर देता है तो वहां पे कृषि की व्यवस्था एक तरीके से आप कह लो ढह सकती है। पर भारत ऐसा नहीं करेगा क्योंकि हम बांग्लादेश की जनता को अपना दुश्मन नहीं देखते हैं। एक बार जहां यूनुस गद्दी से हटता है, भारत इस उम्मीद में है कि जो नई गवर्नमेंट चुन के आएगी उसके साथ भारत के रिश्ते सही होना शुरू होंगे। और शायद इसी सोच के साथ भारत सरकार ये बात समझ रही है कि यूनुस सरकार एक इंटरिम सेटअप है, ये कोई चुनी हुई गवर्नमेंट नहीं है। तो इसके बिगाड़ने से अगर हम दोनों देशों के रिश्ते बहुत ज्यादा बिगाड़ देंगे तो इसका फायदा चाइना और पाकिस्तान जैसे देश उठाएंगे। अगर भारत अभी सप्लाई काटता है तो वहां पे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनको इंडिया के खिलाफ अग्रेशन दिखाने का, चुनाव में उसको नैरेटिव के रूप में यूज करने का एक अलग से भी मौका मिल जाएगा। और भारत ये मौका देना नहीं चाहता क्योंकि हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश की जनता को अपना दुश्मन नहीं मानते, बल्कि भारत चाहता है कि वहां की जनता खुद ये बात महसूस करे कि भारत के साथ रिश्ते खराब करके उनकी इंटरिम गवर्नमेंट उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसीलिए बात यहाँ पे केवल 1.8 लाख टन डीजल की नहीं है, बात उस भरोसे की है जो दशकों से बनता है। और अगर चंद महीनों की नफरत में उसको ढहा दिया जाएगा तो ये मूर्खता से कम नहीं होगा। पर वहीं दूसरी ओर उदारता की भी एक लिमिट है। भारत ने बांग्लादेश के लिए पाइपलाइन बिछाई, बिजली दी है, आज संकट के समय में डीजल भी दे रहा है, लेकिन ये डिप्लोमेसी वन वे तो चल नहीं सकती, हमेशा तो नहीं चल सकती। अगर यूनुस के हटने के बाद जो भी वहां पे पावर में आता है वो भी लगातार भारत से रिश्ते खराब करेगा तो हो सकता है उस समय भारत बांग्लादेश के अगेंस्ट में कोई कड़े कदम उठाए, कोई कड़ी पॉलिसी उनके अगेंस्ट में बनाए, और उस समय भी ये सप्लाई रोकी जा सकती है क्योंकि ये सप्लाई पूरे साल के लिए है। और फरवरी में जैसे ही बांग्लादेश में चुनाव खत्म होगा ये क्लियर हो जाएगा कि बांग्लादेश में सत्ता में कौन है और भारत के प्रति उसका रवैया कैसा है। खैर, आप क्या सोचते हैं इस डील को लेके? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को ये डील करनी चाहिए थी या कैंसिल कर देना चाहिए था? जो भी आपकी राय है लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए।